जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारी हिस्ट्री क्लास कल को किसी रीजन नहीं हो पाई थी, तो आज करते हैं इसको। तो बौद्ध धर्म तक, महाजनपद तक हमारी हो गई थी और मगध साम्राज्य चल रहे थे। तो मगध साम्राज्य में हम पढ़ लिए थे और हर्यक वंश तक भी पढ़ लिए थे। तो चलिए इसकी एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। नागदशक के हथियार बनारस के राज्यपाल ने कर दी, जिसका नाम शिशुनाग था। और उसके बाद शिशुनाग वंश यानी नागवंश चलता है। शिशुनाग वंश या नागवंश जो मिले, ये 412 से 344 ईसा पूर्व तक चलती है। शासक का क्रम देखें तो शिशुनाग, फिर कालाशेख, फिर नंदीवर्धन। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट शासक है वो सबका नाम आ चुका है। तो मैं इसमें सिर्फ शॉर्ट में ही समझाऊंगा और आप लोग अब से समझने भी लगेंगे, क्योंकि अब से राजाओं का कार्यक्रम चलेगा और ये अच्छा खासा आपको समझ में आएगा कहानी जैसा। और बाकी समझने की कोशिश करिएगा। और देखिए, क्वेश्चन अगर बनना रहा तो मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट ही 3-4 लाइन में एक साम्राज्य खत्म कर दूंगा। शिशुनाग वंश कब हुआ, इसके महान शासक, इसका अंतिम शासक, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं लाया। बाकी अगर क्वेश्चन बनना रहा तो शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व तक चलती है, यानी एक इतने लंबे सालों में। तो इतिहास इतने सालों का एक दो लाइन में नहीं गिना जाता। तो क्वेश्चन बनना रहा तो कुछ भी बन सकता है, क्योंकि सिलेबस हमारा अनलिमिटेड है। पर एक मान के चला जाता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है तो ये पूछा जा सकता है, बाकी यार सब कुछ छोड़ दिया जाता है। बाकी आप लोग को अगर एडवांस में थोड़ा पढ़ना हो तो कोई फाउंडेशन बैच ले लें, या यूट्यूब पर ही आपको बहुत सी क्लासेस मिल जाएगी। तो फाउंडेशन वहाँ से कर सकते हो। मैं यहाँ से टाइम को कम देखते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट कराने वाला हूँ। तो संस्थापक शिशुनाग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राजा बनने से पहले बनारस के राज्यपाल था। नागदशक की हत्या करके यह सम्राट बन गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक मंडीवर्धन। शिशुनाग वंश खत्म। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं करवाऊंगा। बाकी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करवाना है तो आप वायर क्लास कर लेना। देखते हैं नोट इम्पॉर्टेंट। मंडीवर्धन को विस्थापित करके महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग वंश का अंतिम पहला शासक शिशुनाग, अंतिम शासक मंडीवर्धन। इसके बाद कौन सा वंश होता है? नंद वंश। और ये कब से कब चलता है? 344 से 322 तक। इसकी स्थापना कौन करते हैं? महापद्मनंद। डेट याद रखना, वंश याद रखना और महापद्मनंदन ये जो संस्थापक है ये याद रखना। इनको जैन ग्रंथ में अग्रसेन तथा महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। महापद्मनंद को जैन ग्रंथों में अग्रसेन तथा महाबोधि वंश में से इसे अग्रसेन कहा जाता है। तो ये क्लास उनके लिए बोरिंग हो सकती है जिनको नहीं समझ में आए या उनको ऐसा तरीका पसंद ना आए। बाकी जिनको करना है तो वो अच्छे से देखें और 1 से 2 बार रिवीजन कर लें। महापद्मनंद ने पृथ्वी के क्षेत्रीय से विहीन करने की शपथ ली थी। यानी क्वेश्चन बन जाए महापद्मनंद ने किस चीज़ की शपथ ली थी, तो वो क्षेत्रीय से विहीन करने की। देखते हैं महापद्मनंद को सर्वोच्चात्मक व सर्वक्षयान्तक कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ ले क्वेश्चन। महापद्मनंद को क्या क्या कहा जाता है या क्या कहा जाता है? तो महापद्मनंद को सर्वक्षणान्तक व सर्वक्षयान्तक कहा जाता है। फिर देखते हैं महापद्मनंद ने काशी, कौशाल, पंचाल महाजनपदों पर अधिकार मगध में विलय कर दिया था। इसके बाद आता है जो अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। तो ये जो धनानंद था काफ़ी रूढ़ शासक था और इसके पास इतनी धनी थी कि धनानंद अतुल्य धन का संपत्ति, यानी इसके पास इतनी धन थी कि कोई कीमत ही नहीं है। और यूनानी इतिहासकारी से अगरमीज कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाए। धनानंद को यूनानी इतिहासकार किस नाम से जानते थे या क्या कहते थे? तो अगरमीज। तो ये जो धनानंद था वो काफ़ी ज़्यादा क्रूर शासक था। तो वहाँ पे एक मौर्य, इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के जो गुरु थे चाणक्य, उनका ये अपमान कर किया था। और वहाँ के जितने भी राज्य के लोग थे सब इसे नापसंद करते थे, क्योंकि ये ऐसा बर्ताव ही करता था। जब कोई राजा बहुत ही धन संपत्ति से घिर जाता है तो उसके अंदर गुरूरीवाद आ जाता है। तो इसी कारण धनानंद ने चाणक्य को अपमान किया और चाणक्य ने शपथ लिया कि इसके साम्राज्य को ख़त्म कर दूंगा। और वो फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको बचपन ही से ट्रेनिंग देने लगे और धनानंद को अंत भी कर देते हैं। ये सब आपने सुना होगा।
नंदों का समय मगध की विस्तार गंगा यमुना से व्यास नदी तक थी। यानी नंदों का जो समय मगध विस्तार हुआ था गंगा नदी, यमुना नदी, व्यास नदी तक हुआ था। 322 ईसा पूर्व में अपने अपमान का बदला लेने हेतु चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से धनानंद को मरवा दिया। यानी जब यहाँ पे आपको एक मैं पॉइंट बताता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, या वो इंस्टाग्राम की या स्पेशल स्पीच सुन के मोटिवेशन होते हैं। तो मैं यहाँ पे दो लाइन बोलना चाहता हूँ अपने अपने भाषा में। जब ये जो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य को जब ट्रेनिंग दे रहे थे, तब चंद्रगुप्त मौर्य को एक कन्या से मोहब्बत हो रहा था। तो चाणक्य बोलते हैं चंद्रगुप्त से कि ये सब गलत है, ये सारी खुशियाँ का त्याग करो। तो चंद्रगुप्त बोलते हैं क्या एक भारत का सम्राट बनने के लिए चाणक्य का बात मानना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला कि क्या भारत का सम्राट बनने के लिए इतना त्याग करना जरूरी है। तो चाणक्य बोलते हैं कि अगर इतना भारत के सम्राट बनने में इतना त्याग करना जरूरी नहीं है तो आज भारत का हर एक व्यक्ति भारत का सम्राट होता। तब चंद्रगुप्त को समझ में आया कि हाँ हमें जो लक्ष्य है, हमारा जो गोल है, उसे पाने के लिए त्याग करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर फॉर एग्जांपल आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप त्याग नहीं करेंगे, रनिंग नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो फिर त्याग नहीं करें तो वैसे हज़ारों आदमी हैं जो हाँ ड्रीम लेके चलते हैं कि मुझे एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है, बाकी वो फिर ड्रीम ही लेके रह जाते हैं, सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन करें ज़्यादा ज़्यादा। तो ये जो चाणक्य की और चंद्रगुप्त मौर्य की जो बात मैंने अभी बोला शायद किसी को नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए अपनी अपनी सोच की बात है, अब आगे देखते हैं। धनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। तो इससे पहले जो सिकंदर तथा मौर्य साम्राज्य का यानी सिकंदर का जो आगमन होता है भारत पे इसी टाइम पे होता है, तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण करने वाला ईरानी थे। अब भारत पर पहले आक्रमण करने वाला शासक डेरियस जो कि ईरानी थी। ईरानियों ने बाद आक्रमण करने वाले यूनानी सिकंदर, यानी ईरानियों के बाद जो आक्रमण करते यूनान का सिकंदर, जो कि इसके बारे में आगे बताते हैं। गौगामाला युद्ध होता है सिकंदर वर्सेज डेरियस जो 331 बीसी में होता है। फिर देखते हैं सिकंदर मकेडोनिया का निवासी था ये। पिता फिलिप, उपनाम अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी इसका उपनाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, पिता फिलिप्स। ये भारत आया 326 बीसी में और कुल 19 महीने तक रहा था। भारत में वापस गया 325 बीसी में, यानी 326 में आया और 325 में चला गया। और कुछ इसकी तथ्य देख लेते हैं। सिकंदर का भारत में युद्ध, तो हाइडेस्पियस, यानी इस नाम से भी जाना जाता है हाइडेस्पियस या झेलम या विस्ता। तो विस्ता का युद्ध, ये तीनों नाम है, ये तीनों नाम से कुछ भी आपको देखने को मिल जाएगा, हाइडेस्पियस या झेलम या विस्ता। तो ये 325 बीसी में होता है सिकंदर और राजा पोरस। तो राजा पोरस को पुरु भी कहते हैं, तो पूर्व भारत या राजा पोरस, कुछ भी ऑप्शन आए तो आप ध्यान रखिएगा नाम को। तो ये जो युद्ध होता है राजा पोरस, सिकंदर अपने घोड़े से लड़ता है, राजा अपने हाथी से, राजा पोरस। और राजा पोरस इतने महान थे, इतने महान थे कि सिकंदर जीत तो जाता है बेशक युद्ध, पर राजा पोरस की जो महानता थी उसे प्रसन्न हो जाता है। फिर जब राजा को अपने पास लाया जाता है, सिकंदर बुलाता है राजा पोरस को, तो पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो राजा पोरस बोलता है कि जो एक राजा दूसरे राजा को युद्ध में हराने की बात करता है वो सलूक किया जाए। तो इसी बात से सिकंदर इसे प्रसन्न हो जाता है और अपना ये जो राजा पोरस का जो राज्य था वो छोड़ के चला जाता है। यानी राजा पोरस को उसकी महानता के लिए राज्य वापस दे के चला जाता है। सिकंदर के वापस जाने का कारण, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। यानी ये जो युद्ध हुआ और आगे बढ़ने के लिए जब सिकंदर कहा तो आगे व्यास नदी थी और उसे पार करना थोड़ा मुश्किल था, तो जिसके लिए उनके सेना ने मना कर दिया कि इस नदी को वापस नहीं कर पाएंगे, पास नहीं कर पाएंगे। और ये काफ़ी थक भी चुके थे युद्ध हमें करते करते। तो 19 महीना हो चुका था भारत आए हुए, तो इनके जो सेनापति थे, जितना सिपाही थे, वो सब घर जाने के लिए बेताब होने लगे कि नहीं हमको घर जाना है, अब नहीं युद्ध कर पाएंगे। तो जिसके कारण ये सेना वापस लेके चल जाता है। और सिकंदर के घोड़े का नाम बहु के फला। तो ये सब नाम जो है ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान में थोड़ा रखिएगा। देखते हैं सिकंदर की मृत्यु।
327 BC में बेबीलोन की में हुई थी। बेबीलोन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो उधर ही वो 4 भागों में बांटा गया है, उसी में एक जो बीच में आती है बेबीलोन, तो वहाँ इसकी मृत्यु हो गई थी 327 BC में। तो सिकंदर काफ़ी एक महान शासक रहा है जो पूरी दुनिया को फतह करने का इरादा लेकर निकला था, लेकिन भारत आने के बाद ये इसकी होश ठिकाने आ गई थी। फिर इसके बाद ये युद्ध नहीं लड़ा और 325 में वापस घर जाता है और 327 में इसकी डेथ हो जाती है बेबीलोन में। फिर थोड़ा इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, सिकंदर के साथ भारत आए व्यक्ति, ये इम्पोर्टेंट। सेल्यूकस निकेटर जो थल से आए थे, निर्याकस जो जल सेनापति थे, ये दो जो भारत आए थे। सेल्यूकस निकेटर इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और इम्पोर्टेंट में ये आ जाता है, पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी बनाया उदयन ने। फिर पाटलिपुत्र को पुनः दूसरी बार राजधानी बनाया कालशेख ने। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थी। और कल हम देखने वाले हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश को कल हम अच्छे से फुल डिटेल में देख लेंगे। बाकी आप लोग रिवीजन करें और इस नोट्स को, इस क्लास को 1 से 2 बार देख लें तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। बाकी मैं सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट ही करवा रहा हूँ। बाकी आप फुल डीप में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, पर जहाँ से उम्मीद रहता है कि हाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है तो मैं सिर्फ वही करवाऊँगा। और बाकी आप लोग मैथ रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस की एक बुक ले लें, मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है, एक अच्छा बुक है RWA की, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।